नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मुनि क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में से एक है समुदाय, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो रही हो तो इसको लाइक करिए। समुदाय की चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि जो कॉमन सेंस में समुदाय का अर्थ लगाया जाता है, क्या समाजशास्त्र में भी वही अर्थ है, या कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान या उससे इतर कुछ अर्थ इसका निकलता है समाजशास्त्र में। तो ये बता दें कि जो जनसाधारण लोग समुदाय का अर्थ लगाते हैं, लोगों का समूह, चाहे वो जिस रूप में हो, भीड़ के रूप में हो या किसी और एकत्रीकरण के रूप में हो, उसको समुदाय की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय का अर्थ एक विशेष मीनिंग के लिए लगाया जाता है, या एक विशिष्ट अर्थ में समुदाय को समझा जाता है। इसकी विशेषताओं के आधार पर और इसके मूल तत्वों के आधार पर समुदाय को समझा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो समाजशास्त्र के पढ़ने के क्रम में पहले हम इसकी मूल अभूत अवधारणाओं को समझते हैं, जो कि किसी भी विषय की आवश्यक तत्व होते हैं या मूलभूत अवधारणाएं। इसका अर्थ है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी मूलभूत बातों को जान लेना आवश्यक है, जो आगे की पढ़ाई में आपको हमेशा काम आने वाली हैं। तो मूलभूत अवधारणाओं में दूसरी जो मूलभूत अवधारणा है, यह है समुदाय, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं समुदाय का अर्थ क्या है। समुदाय शब्द आप जानते हैं कि कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, और कम्युनिटी शब्द समुदाय किसका हिंदी रूपांतरण है? इसका कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। और कम्युनिटी दो शब्दों कॉम प्लस म्यूनिस से बना है, जो दोनों ये लैटिन शब्द हैं। कॉम का अर्थ होता है एक साथ, तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एक साथ मिलकर सेवा करना, या इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करना। इससे इन शब्दों से हम समुदाय के वास्तविक अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक साथ सेवा करना वो इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा। अगर हम बोलें कि एक साथ मिलकर एक दूसरे की सेवा करना या एक दूसरे की सहायता करना, तो एक समुदाय का एक आवश्यक तत्व निकलकर सामने आता है। तो आप जान चुके हैं कि समुदाय किन शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस, जो दोनों एक लैटिन शब्द हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय के निर्माण के लिए निश्चित भूभाग और उसमें रहने वाले व्यक्तियों में सामुदायिक भावना होना आवश्यक है। तो आप ये जान चुके हैं कि अगर ये दो शब्दों को देखें, एक साथ सेवा करना मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन व्यतीत करना। तो समुदाय का एक सामान्य अर्थ या इसके शब्दार्थ को हमने समझा है। अगर हम समुदाय पर विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं, इसकी हम चर्चा करें, तो आगे हम जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को किस प्रकार देखा है। क्योंकि हर एक विषय में हर एक विषय पर या हर एक टॉपिक पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहते हैं। इसी तरह समुदाय के विषय में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, या समुदाय की अपने अपने
अकॉर्डिंग या अपने अनुसार उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है विभिन्न विद्वानों ने। तो पहले जो विद्वान हैं उनको हम देखेंगे, आते हैं बोगार्डस। बोगार्डस को अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि बोगार्डस ने क्या कहा है। बोगार्डस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसमें हमने बोगार्डस ने दो शब्दों पर जो मुख्य जोर दिया है वह है हम की भावना तथा निश्चित क्षेत्र। समुदाय की दो विशेषताओं की ओर बोगार्डस ने ध्यान आकर्षित किया है कि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग होते हैं। अर्थात एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जिनके मध्य हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग पाई जाती है, उनको हम समुदाय कहते हैं। वी फीलिंग पाई जाती है, उनको हम समुदाय कहते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है और विभिन्न परीक्षाओं में यही पूछी जाती है कि बोगार्डस की परिभाषा में इन दो शब्दों को हम ध्यान रखेंगे कि अगर कोई परिभाषा आती है, कोई कथन आता है और पूछा जाता है कि ये किसकी परिभाषा है, तो हमें इन मेन दो शब्द हैं या विभिन्न विद्वानों ने जो भी दिया है उसमें कुछ कोर शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं जिनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हम जान पाएंगे कि उक्त परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो बोगार्डस ने जो परिभाषा दी है उसमें दो विशेषताएं समुदाय की निकल कर आती हैं, हम की भावना और निश्चित क्षेत्र। तो बोगार्डस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए समुदाय के लिए हम की भावना तथा निश्चित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना है। दूसरी परिभाषा आती है के डेविस की, जिसको हम देखेंगे। के डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। सामाजिक जीवन के समस्त पहलू। तो समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। क्षेत्रीयता के स्तर पर क्षेत्रीय पहलू जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू, सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, सभी पक्ष शामिल होते हैं। किसी भी समुदाय में सामाजिक जीवन के समस्त पहलू जब शामिल होते हैं और उनमें हम की भावना पाई जाती है, उसी को हम समुदाय कहते हैं। तो डेविस ने समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व को किसको माना है? सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं। समस्त पहलू का अर्थ है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सारे पहलू उसी समुदाय में व्यक्ति कंप्लीट करता है या पूर्ण करता है। तो के डेविस ने समुदाय की जो मुख्य विशेषता है उसको उन्होंने ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया है कि सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं। उस क्षेत्रीय समूह को हम समुदाय की श्रेणी में रख सकते हैं। अगली परिभाषा है के ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने जो दिया है। ऑगबर्न व निमकॉफ। ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने क्या कहा है कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को, सामाजिक जीवन के
संपूर्ण संगठन को तो ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार समाज की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही उन्होंने समुदाय कहा है। अगली विशेषता दी है मैकाइवर एंड पेज की आते हैं। मैकाइवर व पेज इन्होंने क्या बताया है कि जहां कहीं एक छोटा या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेषताओं में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में, कोई बनावटी दशाएं नहीं, जबकि मौलिक दशाएं दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भाग लेते हैं। सामाजिक जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। सामाजिक जीवन की मौलिक दशाएं, सामाजिक जीवन की मौलिक दशाएं सम्मिलित होते हैं, उसको हम समुदाय की श्रेणी में रखते हैं। अगले जो आते हैं फिफ्थ, मेंजर। मेंजर ने कहा है कि वो समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। तो निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग मेंजर के लिए आवश्यक है। अगले विचारक हैं ग्रीन, जिन्होंने कहा है कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। जीवन के सामान्य ढंग, जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बोगार्डस से लेकर ग्रीन तक, जिन्होंने अपने अपने अनुसार समुदाय की विशेषताओं को उजागर किया है। पहली, बोगार्डस हम की भावना तथा निश्चित क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं समुदाय के लिए, जबकि के डेविस कहते हैं कि उस क्षेत्रीय समूह को हम समुदाय कहते हैं जिसमें जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है कि सामाजिक जीवन संपूर्ण संगठन को, सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि सामाजिक जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं। मेंजर ने कहा है निश्चित भूभाग, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग को महत्वपूर्ण माना है, जबकि ग्रीन कहते हैं जीवन के सामान्य ढंग में भागीदारी होती है। सामान्य ढंग, सबका जीवन लगभग एक ही ढंग से व्यतीत हो रहा है, सामान्य ढंग में भागीदारी करते हैं। तो हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र के अंतर्गत समूह, समुदाय को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब इन परिभाषाओं से हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को निकालते हैं जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे पहले दो विचारक हैं जिन्होंने समुदाय के मूल तत्वों को बताया है, जिसमें पहले हैं मैकाइवर एंड पेज, जिसने समुदाय के लिए स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना को महत्वपूर्ण माना है। स्थानीय क्षेत्र अर्थात एक बाउंड्री के अंदर या एक परिधि के अंदर रहने वाले लोग तथा उनमें पाई जाने वाली हम की भावना या सामुदायिक भावना। जैसे आप लोग देखते हैं गांव में एक अलग ही भावना पाई जाती है, वी फीलिंग, कि हम इस गांव के हैं, हम उस गांव के हैं, या हम इस क्षेत्र के हैं, हम उस क्षेत्र के हैं। तो इसी को सामुदायिक भावना कहा जाता है। एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं करते और वे एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं, आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ मानते हैं और एक दूसरे की हितों को ध्यान में रखते हैं। तो इसी को हम की भावना कहते हैं।
तो मैकइवर एंड पेज ने समुदाय के मूल तत्व कितने बताए हैं? 2, स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना। स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत मैकइवर एंड पेज ने कहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करते हैं, ये स्थानीय क्षेत्र, और उसका स्थायित्व होता है, वो अस्थायी होता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं आज यहाँ पर है, कल किसी दूसरी जगह पर जाके बस गया, ऐसी बात समुदाय के साथ लागू नहीं होती। इसमें एक तो निरंतरता होती है, अस्थायित्व होता है, और एक स्थानीय क्षेत्र, एक बाउंड्री होती है जिसके अंतर्गत वो विशेष समूह रह रहा होता है। और इसी स्थानीयता या इसी अस्थायित्व के कारण उन लोगों के मध्य एक घनिष्ठता, सहनशीलता, अगर हम स्थानीय क्षेत्र, घनिष्ठता, सहनशीलता तथा सामंजस्यता की भावना उत्पन्न हो जाती। तो मैकइवर एंड पेज ने समुदाय के एक मूल तत्व के रूप में स्थानीय क्षेत्र को माना है कि समुदाय एक बाउंड्री के अंदर या एक निश्चित क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र में रह रहा होता है, लोकल होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति भी आके रह सकता है। तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी समुदाय के अंतर्गत इंटर करता भी है तो लोगों का जुड़ाव उससे वैसा नहीं होगा जैसे मूल रूप से जो समूह के सदस्य हैं या जो पहले से रह रहे हैं उनके साथ जो संबंध है उसका वैसा ही संबंध उसके साथ होगा जो बाहर से आया हुआ है, उसको बाहरी ही बोला जाएगा। लेकिन जब अगर 1-2 पीढ़ी वो रह लेता है उस समुदाय के अंतर्गत तो फिर वो धीरे धीरे उस समुदाय का हिस्सा हो जाता है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग इत्मीनान से इसको देखिए और समुदाय को समझिए। सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना को महत्वपूर्ण माना है। ये जो विशेषता है सामुदायिक भावना, इसके बिना तो समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि समुदाय का एक महत्वपूर्ण मूल तत्व या महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सामुदायिक भावना है, और सामुदायिक भावना के कारण ही उन लोगों में हम की भावना पाई जाती है। ये हम की भावना क्यों पाई जाती? क्योंकि समुदाय के अंतर्गत सभी की जीवन शैली लगभग एक समान होती है। जीवन शैली एक जैसी होती है और उन सदस्यों में समीपता की भावना पाई जाती है। समीपता होती जिसके कारण वे एक दूसरे के हित और अहित का ध्यान जरूर रखते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार होते हैं। सुख दुख में भागीदार होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर एक सामुदायिक भावना का निर्माण होता है जिसके अंतर्गत सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। वहीं किंग्सले डेविस ने 2 मूल तत्वों की बात की है। प्रादेशिक निकटता, जिसको मैकइवर एंड पेज ने स्थानीय क्षेत्र या उसके अंतर्गत जो पाए जाने वाली लगभग उसी बात को रिपीट किया है, लेकिन शब्दों का अंतर है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो शब्दों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किंग्सले डेविस ने किन शब्दों को इस्तेमाल किया है और मैकइवर एंड पेज ने किन शब्दों का प्रयोग समुदाय को परिभाषित करने के लिए किया है। तो किंग्सले डेविस ने जो बात की है प्रादेशिक निकटता की, क्योंकि प्रादेशिक अगर दुराव होगा कि एक घर यहाँ है, एक घर 500 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो फिर वो एक समुदाय के रूप में नहीं देखा जा सकेगा। क्योंकि अगर आसपास निवास नहीं होंगे, पास निवास नहीं होंगे, प्रादेशिक निकटता नहीं होगी, तो उनमें लगाव भी नहीं होगा या अपनापन भी उतना नहीं आ पाएगा जितना एक समुदाय के होने के लिए चाहिए। तो लोगों में अपनापन नहीं आ पाएगा तो उसको हम समुदाय की
या हम की भावना नहीं आ पाएगी तो हम उस समुदाय की श्रेणी में उस समूह को नहीं रख सकते। तो समूह के अंतर्गत प्रादेशिक निकटता का होना आवश्यक है और सामाजिक पूर्णता तो उन्होंने डेविस ने पहले ही परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय क्या है। समुदाय के अंतर्गत जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं या जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो सामाजिक संपूर्णता को उन्होंने समुदाय के मूल तत्व के रूप में देखा है, क्योंकि व्यक्ति अधिकतर जीवन अपना, या फिर कह सकते हैं कि पूरा जीवन अपना उस समुदाय विशेष में ही व्यतीत करता है और एक दूसरे के विभिन्न पक्षों का भागीदार होता है, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होता है, रुचियों में भागीदारी होती है, उनके कामों में भागीदारी होती है। तो इसलिए किंग्सले डेविस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय उसे कहेंगे जिसमें जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं या जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं कि समुदाय की विशेषताओं की तरफ। अगर हम समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो इन विशेषताओं को देखकर हमें लग जाएगा कि कौन से समूह को हम समुदाय की श्रेणी में रख सकते हैं और कौन से समूह को हम समुदाय की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समुदाय का अर्थ एक विशेष अर्थ में लगाया जाता है। उस अर्थ में नहीं लगाया जाता इसे एक कॉमन सेंस या जनसाधारण लगाते हैं कि किसी भी भीड़ को या एकत्रीकरण को हम समुदाय कह दें, ऐसा नहीं है। समुदाय की एक निश्चित विशेषताएं हैं जिनके आधार पर भी ही हम किसी समूह को समुदाय की कैटेगरी या श्रेणी में रख सकते हैं। तो पहली विशेषता आती है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह, आप जानते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का समूह तो है ही, क्योंकि व्यक्तियों के बिना समूह कैसे बनेगा या समुदाय कैसे बनेगा। व्यक्तियों के बिना तो समाज ही नहीं है, तो समुदाय का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह है। दूसरी विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है किसी भी बिखराव को हम समुदाय नहीं कह सकते। ये होना चाहिए कि उस प्रॉपर एक समूह को या इस समुदाय को एक निश्चित बाउंड्री में, एक निश्चित परिधि में होना आवश्यक है। चाहे आप किसी गांव का उदाहरण ले लें या किसी समूह या किसी शहर का उदाहरण ले लें। बहुत सारे गांव हैं और गांव को ही अगर हम देखें, अपने दिमाग में लाएं, तो हम जान सकते हैं, या शहर को लाएं तो हम जान सकते हैं कि निश्चित क्षेत्र क्या होता है। गांव का ऐसा नहीं कि कोई बाउंड्री नहीं होती। प्रत्येक गांव का एक निश्चित परिधि होती है जिसके अंतर्गत सारे मकान भौतिक निकटता के आधार पर बने होते हैं, पास पास बने होते हैं और वो एक निश्चित परिधि के अंतर्गत रह रहे होते हैं। तो समुदाय की जो दूसरी विशेषता है और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एक तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और दूसरी सामुदायिक भावना, स्वतः जन्मा, और ये अनिवार्य सदस्यता। ये जो विशेषताएं हैं ये समुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इनके बिना हम किसी भी समूह को समुदाय की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो दूसरा हमने बताया कि भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को ही समुदाय कहते हैं। अगला है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना तीसरा है सामुदायिक भावना। हमने पहले ही बताया कि जब व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपना उसी समूह में व्यतीत कर रहा होता है
लोगों को बड़ा होते देखता है, लोगों को बचपन से जो है वयस्क और वयस्क से वृद्ध होता हुआ देखता है, तो उनमें हम की भावना आ जाती है और वह एक दूसरे के हितों अहितों का ध्यान अवश्य रखते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि एक साथ सेवा करना, कॉम प्लस म्यूनिस पहले ही बताया, तो एक साथ सेवा करने का अर्थ ही है कि एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन व्यतीत करना। तो सामुदायिक भावना या सामुदायिक भावना में हम की भावना, वी फीलिंग, जैसे हम भारतीय हैं, हम इस गांव के हैं, हम इस शहर के हैं, ठीक है। तो अगर दो भारतीय बाहर किसी अब्रॉड में बाहर मिल जाते हैं, बाहर विदेश में मिल जाते हैं, तो वो बहुत घनिष्ठता से मिलते हैं कि हम भारतीय हैं, तो वो हम की भावना वहाँ पर दिखती है। या दो गांव वाले किसी शहर में मिल जाते हैं तो उनमें हम की भावना साफ साफ देखी जा सकती है। और गांव के अंदर भी हमें हम की भावना दिखाई देती है, जिसमें वह एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगली विशेषता है विशिष्ट नाम। समुदाय का विशिष्ट नाम होता है, गांव हो या शहर हो, दोनों का एक एक अलग अलग नाम होता है। एक है अनिवार्य सदस्यता, जैसे खैर अब तो ये विशेषता समुदाय के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई, क्योंकि अनिवार्य सदस्यता का तत्व अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। तो अनिवार्य सदस्यता का अर्थ है कि वो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, या उस समुदाय के सदस्य के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि उसका सदस्य ना बने, उसका सदस्य उसे बनना ही पड़ेगा। इसी को अनिवार्य सदस्यता कहते हैं। लेकिन इस बहुत सारी वैश्वीकरण या आधुनिकीकरण के युग में अनिवार्य सदस्यता का तत्व थोड़ा सा धूमिल हो रहा है, लेकिन इसको अभी भी शामिल कर सकते हैं। सामान्य जीवन, सामान्य जीवन का अर्थ है कि जीवन शैली समुदाय के अंतर्गत, सामान्य जीवन जो जीवन शैली होती है एक जैसी होती है। क्या होती है? एक जैसी जीवन शैली होती है, सामान्य जीवन होता है। ऐसा नहीं कि किसी का जीवन कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डिफर करता है अन्य लोगों से, तो ऐसा नहीं होगा। सामान्य जीवन रहता है। गांव का जीवन कैसा है? सभी खेती करते हैं, सभी एक जैसी पोशाक पहनते हैं, सभी लगभग एक जैसा खाना खाते हैं। तो यही सब विशेषताएं सामान्य जीवन को दर्शाती हैं। और एक है स्वतः जन्मा। गांव का विकास या किसी समुदाय का विकास किसी प्लानिंग के तौर पर नहीं होता है या किसी योजना के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। इसका विकास धीरे धीरे होता है। जैसे दो परिवार पहले एक गांव में रह रहे थे, फिर उनका परिवार बढ़ता गया, धीरे धीरे पूरा एक बड़ा गांव बन गया। तो स्वतः जन्मा समुदाय स्वतः जन्म लेते हैं। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वह खुद सक्षम हैं अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इस बदलती हुई दुनिया में ये भी समुदाय का तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि अब गांव या किसी समुदाय का व्यक्ति विशेष भी आत्मनिर्भर नहीं रह गया है। वो भी काफ़ी हद तक दूसरों पर डिपेंड हो गया है, डिपेंडेंसी आ गई है उसमें। पहले गांव में था कि वे आत्मनिर्भर थे, सारे काम खुद करते थे, सारा अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर लेते थे। तो पहले थी विशेषताएं, अब वैसी नहीं रही। तो इस प्रकार हमने समुदाय के शब्दार्थ को समझा। विभिन्न विद्वानों ने समुदाय के संदर्भ में
क्या क्या कहा और किन किन शब्दों को महत्वपूर्ण माना है उनकी बात की। तो हमने इन सब चीज़ों को देखा, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि समुदाय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। पहली जो है वो है हम की भावना या सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना जो हमने पहले भी हम चर्चा की कि सामुदायिक भावना किसी समूह के समुदाय होने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है, सामुदायिक भावना। तो सामुदायिक भावना को हम समझने के क्रम में 3 तत्वों की बात करेंगे जिनसे मिलकर ही सामुदायिक भावना का निर्माण होता है। पहला है हम की भावना। हम की भावना। दूसरा तत्व है दायित्व की भावना। और तीसरा आता है निर्भरता। निर्भरता की भावना। तो इन 3 तत्वों से मिलकर सामुदायिक भावना का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पहला तत्व हम अगर चर्चा करें हम की भावना, तो हम की भावना को हमने बताया कि हम की भावना कैसे जागृत होती है, क्योंकि पास पास समुदाय के अंतर्गत पास पास मकान है और उनमें लगाव है, एक प्रकार का लगाव पाया जाता है, एक दूसरे की केयर करने की आदत होती है, उनके हित और अहित की चिंता होती है, तो उनमें हम की भावना पाई जाती है। और दायित्व की भावना, एक दूसरे के प्रति हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हिस्सा लेते हैं, भागीदारी करते हैं और इस प्रकार प्रत्येक समुदाय का प्रत्येक सदस्य समुदाय के अंतर्गत अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों को समझता है, दायित्व की भावना रहती है। अगली है निर्भरता की भावना। निर्भरता की भावना, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत क्योंकि सारी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना है, तो एक व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतों को तो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए वह समुदाय के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इन तीनों तत्वों से मिलकर एक जो सामुदायिक भावना का निर्माण होता है वो समुदाय के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व है। आगे की चर्चा में हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो लोगों में भ्रम पैदा करते हैं कि ये समुदाय की श्रेणी में आएंगे या इससे बाहर रहेंगे, क्योंकि उनमें कुछ तत्व समुदाय के पाए जाते हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं अनिवार्य विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो उनको क्या हम समुदाय की श्रेणी में रख सकते हैं? तो ऐसे उदाहरणों में एक जाति है, कास्ट। क्या हम इसे समुदाय की श्रेणी में रख सकते हैं? तो जाति में एक विशेषता है हम की भावना, वो तो पाई जाती है, जाति में हम की भावना पाई जाती है, लेकिन इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो समुदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो नहीं पाई जाती, तो इसको हम समुदाय की श्रेणी में नहीं रख सकते। दूसरा है जेल। क्या जेल को हम समुदाय की श्रेणी में रख सकते हैं? तो इसमें एक निश्चित क्षेत्र तो होता है, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में ही जेल स्थापित होती है, तो एक निश्चित बाउंड्री होती है, उसमें लोग रह रहे होते हैं। लेकिन क्या हम ये उतना ही उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है या हम की भावना पाई जाती है जितना एक गांव के लोगों में पाई जाती है? तो आंसर होगा नहीं।
इसीलिए हम इसको समुदाय की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन मैकाइवर व पेज ने जेल को एक समुदाय की श्रेणी में रखा है, या समुदाय मानते हैं जेल को एक। कौन? मैकाइवर एंड पेज। ये एक ध्यान देने वाली बात है और एग्जाम में आ सकती है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैकाइवर एंड पेज ने किसको समुदाय माना है। क्या राज्य को एक समुदाय कहा जा सकता है, रखा जा सकता है? तो समुदाय के राज्य को क्या समुदाय माना जा सकता है? तो राज्य का एक नाम होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, उनमें हम की भावना भी पाई जाती है। तो काफ़ी हद तक ये समुदाय के पास है। लेकिन जो समुदाय की एक विशेषता है कि सामान्य उद्देश्य रहते हैं या स्वतः जन्मा होता है। तो ये क्या स्वतः जन्मा है? राज्य का निर्माण साप्रयास होता है और निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो राज्य को भी समुदाय की कैटेगरी में नहीं रख सकते, या ये कह सकते हैं कि राज्य को समुदाय की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, अभी भी इसमें भ्रम है और काफ़ी कंफ्यूजन भी है। तो ये हमने देखा कि जाति और जेल, राज्य, इनको क्या समुदाय की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इनको हम अगर सीमावर्ती समुदाय कहें, क्या सीमावर्ती समुदाय कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार हमने समुदाय को समझा और उनकी विस्तृत एक चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से समुदाय को समझने में आपको आसानी होगी और जिससे आप आगे के लेक्चर्स भी समझने में आसानी होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक मूलभूत अवधारणा के साथ, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे जल्दी ही। धन्यवाद।